1521 उसने एक बार तुम पर कदम रखा, मैं उस पर 10 बार कदम रखूंगा। 2 स्ट्रैची अपने गुस्से पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि वह सेना के बारे में भूल गया, जो एक दुर्जय गुट था जिसे उकसाया नहीं जा सकता था। इसके अलावा उन्होंने हमेशा अपने लोगों का बचाव किया। पाका परिवार किसी से नहीं डरता था, लेकिन वे सैन्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। यही कारण था कि वह सोंग येचेन को नहीं मार सका। भाड़ में जाओ। पाकर्स ड्यूकडम के चैंपियन को इतनी निराशा हुई कि उन्हें खून की उल्टी आने लगी। आगे बढ़ो। वांग टेंग ने हाथ हिलाया और अधीरता से उसे विदा किया। दूसरे ने सूंघकर आकाश की ओर उड़ान भरी। धमाका। इसके तुरंत बाद एक विस्फोट हुआ। स्ट्रैची गुस्से से भर गया था, इसलिए वह अपने प्रतिद्वंद्वी को पीटकर ही अपना गुस्सा निकाल सकता था। जब वह मुंह के बरसा रहा था, तो अग्नि शक्ति ने उसके शरीर को घेर लिया। उसने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसकी ताकत बहुत जबरदस्त थी। सोंग येचेंग ने शुरुआत में तो अपने हमलों को संभाल लिया, लेकिन समय बीतने के साथ साथ चीजें मुश्किल होती गईं। मुंह के उसके शरीर पर पड़ते रहे। टकराना। वह हार गया। स्ट्रैची ने उस पर पैर रखा और उसे जमीन पर धकेल दिया। बाद में उसे खून की उल्टी हुई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। विजेता क्रूर था। उसने मारने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसने प्रतिद्वंद्वी को गंभीर रूप से घायल कर दिया, इतना कि वह अगले दौर में भाग नहीं ले सका। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने वास्तव में सोंग येचेन के सिर पर पैर रखा था। यह एक घोर अपमान था। सोंग येचेन की आंखें लाल हो गईं। उसके होठों के कोनों से खून टपक रहा था। हॉन्फना। यह दर्शकों द्वारा की गई सामूहिक आह थी। स्ट्रैची वाकई बहुत निर्दयी था। उसने सेना के एक योद्धा पर पैर रख दिया। वांग टेंग की अभिव्यक्ति काली पड़ गई, उसकी आंखों की गहराई में एक तेज चमक चमक उठी, हालांकि मुश्किल से ध्यान देने योग्य। ये सोंग येचेन के लिए एक अनचाही आपदा थी। अन्य लोग अभी भी पाका के साथ उनके झगड़े में फंसे हुए थे। अगर यह कोई सामान्य प्रतियोगिता होती तो वह इसे दिल पर नहीं लेता। हाँ, सोंग येचेन सेना से एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हो सकता है, और हारना केवल इस बात का संकेत होगा कि वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है। फिर भी स्ट्रैची ने उस पर अपना गुस्सा निकाला, जानबूझकर उसे दयनीय तरीके से पराजित किया। यहां तक कि उसे अपमानित करने के लिए उसने उसके सिर पर पैर भी रख दिया। होंग जिंगहो और लू जिंग ने जब ये सब होते देखा तो गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींच ली। विजेता अपनी सीट पर वापस आया और युवा नायक की ओर देखा। जैसे ही दिन की कार्यवाही समाप्त हुई, वांग टेंग अपनी सीट से उठे और सोंग येचेन को देखने चले गए। स्ट्रैची मुस्कुराया। हारने वाले की हालत बहुत खराब थी। जब उसे वांग टेंग मिला तो वह अभी भी होश में था, लेकिन उस समय वह बहुत कमजोर था। उसके शरीर की कई हड्डियां टूट गई थी, वह जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। इस वजह से वह अगले दौर में नहीं जा पाएगा। वांग टेंग कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे माफ कर दो। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। सोंग येचेंग ने अपना सिर हिलाया। तुम्हारे बिना मैं अभी भी स्ट्रैची से टकरा जाता और इस तरह खत्म हो जाता। यह सच था। अपने प्रतिद्वंद्वी के व्यक्तित्व के आधार पर वह निश्चित रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी को क्रूर तरीके से हराने का सहारा लेता था। आमतौर पर उससे मिलने वाले सभी योद्धा गंभीर रूप से घायल हो जाते थे। हालांकि उसने निश्चित रूप से वांग टेंग के कारण उस पर कदम रखा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। उसने एक बार तुम पर कदम रखा, मैं उस पर 10 बार कदम रखूंगा, एक भी कम नहीं। मैं वादा करता हूं, वांग टेंग ने कहा। सोंग येचेंग दंग रह गया। फिर वह मुस्कुराया। वह जानता था कि उसका साथी कितना शक्तिशाली है, इसलिए उसके प्रतिद्वंद्वी से निपटना संभव था। अन्य लोग शायद उसकी ताकत से अनभिज्ञ थे, लेकिन सेना के लोग जानते थे। वांग टेंग एक दुर्जय योद्धा था जिसने कई बड़े युद्ध जीते थे। मैं प्रतियोगिता से शांति से निकल सकता हूं। ये स्ट्रैची बहुत क्रूर है। सोंग येचेंग ने जैसे ही बोलना समाप्त किया, वह बेहोश हो गया। वह उस समय तक खुद को संभाले हुए था। स्ट्रैची 7 तारकीय अकादमियों में प्रवेश नहीं करेगा, वो तुमसे भी बदतर स्थिति में पहुंच जाएगा। वांग टेंग ने सोचा। उसकी निगाहें निर्दयी थीं। यही उसकी मूल योजना थी, और अब उसने सोंग येचेंग से वादा किया। उसने संगति के कारण अपनी चोटें पहुंचाई थी, इसलिए वह उसकी ओर से बदला लेगा। 3 दिन और बीते। शीर्ष 275 का चयन किया गया। 10 निश्चित क्षेत्रों से शीर्ष 10 उम्मीदवारों में से अधिकांश आगे बढ़ने में सक्षम थे। केवल कुछ को ही पुनरुद्धार दौर में धकेल दिया गया क्योंकि उनका मुकाबला शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों से था। होंग जिंगहो और लू जिंग के बीच मुकाबले में एक आगे बढ़ गया, जबकि दूसरा चोटों के कारण हार गया। जो आगे बढ़ा वह लू जिंग था। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। होंग जिंगहो का सामना एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से हुआ, इसलिए वह पराजित हो गया और केवल पुनरुद्धार दौर में ही भाग ले सका।
इस बार 5 दिन का विश्राम था। इस बार अगली लड़ाइयां बहुत ज्यादा जोरदार थीं, इसलिए कई उम्मीदवार घायल हो गए। उन्हें ठीक होने के लिए समय की जरूरत थी, इसलिए 5 दिन का इस्तेमाल उपचार के लिए किया गया। हालांकि वांग टेंग जैसे लोग ऊब चुके थे, उनका एक भी बाल नहीं गिरा था, इसलिए उन्हें स्वस्थ होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सौभाग्य से वे 5 दिन क्षण भर में बीत गए और पुनरुद्धार दौर शुरू हो गया। पिछले दौर के 275 पराजित लोगों में से 5 लोगों को चुना गया। चूंकि सभी उम्मीदवार शक्तिशाली थे, इसलिए लड़ाई और भी अधिक गर्मा गई। साथ ही उपलब्ध स्लॉट बहुत कम हो गए। इसी तरह यह एक बैटल रॉयल सिटिंग थी। सबसे ज्यादा विरोधियों को हराने वाले 5 योद्धा आगे बढ़ेंगे। वांग टेंग उत्साहित हो गया। आखिरकार यह शुरू हो रहा है। 275 योद्धा अखाड़े में प्रवेश कर शिकार करने लगे। जी हाओचेन ने कहा, वह मोटा आदमी ठीक हो गया है। वह भ्रमित और हैरान लग रहा था, मानो कोई अजीब घटना देख रहा हो। सबने उसकी निगाह का अनुसरण किया और उस काया मोटे को देखा। वांग टेंग चौंक गया। वेट पर गॉन्ट के जहरीले बल ने हमला किया था, लेकिन वह उस समय जीवित और सक्रिय था। यह दिलचस्प था। उसने एक बार तुम पर कदम रखा, मैं उस पर 10 बार कदम रखूंगा। 3 गॉन्ट का चेहरा स्याही की तरह काला पड़ गया था। वह बहुत बुरे मूड में लग रहा था। यह मोटा आदमी मेरे जहर से उबरने में कामयाब हो गया। बाकी लोगों ने विश्व विशेषज्ञ की ओर अजीब नजरों से देखा। कोई भी कुछ नहीं बोला। यहां तक कि जी हाओचेन और ताकतवर उम्मीदवार भी उस आदमी से सावधान थे। अगर वे प्रतियोगिता के दौरान उससे मिलते तो उन्हें उसे हराने का भरोसा नहीं था, लेकिन उस अनजान मोटे आदमी से मिलने पर उन्हें झटका लगा। सभी लोग उत्सुकता से वेट को देख रहे थे, ये सोच रहे थे कि क्या वह इस बार रिवाइवल राउंड में सफल हो पाएगा। वांग टेंग, क्या आपको लगता है कि वह जीत सकता है? जी हाओचेन ने पूछा। वांग टेंग ने खांसते हुए जवाब दिया, अच्छा 50-50। ईमानदारी से कहूं तो वह उस मोटे आदमी को नहीं देख सका। यह आश्चर्यजनक है कि जहर खाने के बाद भी वह इतनी जल्दी ठीक हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी तरह इतनी जल्दी ठीक हो सकता हूं, दूसरे राजकुमार ने दुख जताते हुए कहा। बाकी लोग चुप रहे, लेकिन उनकी सोच एक जैसी थी। वे वेट को ज्यादा अहमियत देने लगे। हालांकि यह उन्हें एक सच्चे प्रतिद्वंद्वी के रूप में मानने के लिए पर्याप्त नहीं था। उन्होंने जो क्षमता प्रदर्शित की, उसके आधार पर वे उसे आसानी से हरा सकते थे। उसी समय दर्शकों ने वेट की उपस्थिति को नोटिस किया। वे उसे आश्चर्य से देखने लगे। एट नोबलबन एट। रुको, मोटा आदमी फिर आ गया। कमाल है, उसने ये कैसे किया? मुझे याद है कि जब उसे जहर दिया गया था तो उसका रंग हरा हो गया था। मुझे इसके बारे में बताओ। उसका पूरा शरीर हरा था। ये सच है। वह काफी लचीला है। क्या उसका शरीर खास है? वह इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता है? ये संभव है। यह मोटा आदमी अपने आप को अच्छी तरह छुपाता है। नमस्ते, ये पेन यूनिवर्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेंज क्रिएचर्स है। क्या मिस्टर वेट प्रतियोगिता के बाद XX नंबर 56 XX स्ट्रीट XX शहर में आ सकते हैं? हमारा गुप्त शोध संस्थान वही है। हम आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हा, अजीब जीवों के लिए शोध संस्थान। मोटा आदमी अजीब जीव है। यह मजेदार है। एक गुप्त शोध संस्थान। कृपया पता हटा दें और वाक्य को फिर से लिखें। क्या आपको लगता है कि हम मूर्ख हैं? मौन। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि वेट की शारीरिक बनावट एक छुपा हुआ तुरुप का पत्ता है, जिसने उनकी रुचि को बढ़ा दिया। मुकाबला बहुत ही रोमांचक था। मैदान के हर कोने में अन्य मुकाबले हुए। 275 लड़ाकों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर 5 रिवाइवल स्लॉट में से एक को अपने नाम किया। अल्पविराम। अगले दिन पुनरुद्धार दौर समाप्त हो गया। जब उन्होंने देखा कि मोटा आदमी 5 बचे हुए उम्मीदवारों के बीच आगे पीछे डोल रहा है, तो सभी के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। क्या वह नाटक कर रहा है या सच में गिरने वाला है? क्या यह मोटा आदमी बहुत प्रभावशाली है? वह फिर से बच गया। उसमें जरूर कुछ अजीब बात होगी। आपको कभी भी किसी किताब का मूल्यांकन उसके कवर से नहीं करना चाहिए। मैंने अभी अभी सीखा है कि मुझे इस लीग ऑफ टैलेंट्स में कभी भी किसी मोटे व्यक्ति को नीची नजर से नहीं देखना चाहिए। दोस्ताना याद दिलाना है, अपने आसपास किसी भी मोटे व्यक्ति को नीची नजर से मत देखो। उन्हें थोड़ा प्यार और देखभाल दिखाओ। हो सकता है कि एक दिन तुम्हें भी अपना कोई अजीब मोटा व्यक्ति मिल जाए। मौन। तुम क्या बकवास कह रहे हो? क्या कोई मुझे बता सकता है कि यह अजीब मोटा प्राणी किस तरह का अजीब प्राणी है? कितनी अजीब बात है। मुझे नहीं पता। अल्पविराम। बहुत से लोगों ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने मोटे आदमी को आगे बढ़ते देखा तो वे हैरान हो गए। वेट की प्रसिद्धि बढ़ती गई। लोकप्रियता की रैंकिंग में वह 18वें स्थान पर पहुंच गया, ड्यूकडम और राजकुमारों के प्रतिभाशाली योद्धाओं के करीब।
वांग टेंग बनाम बर्कशायर। पुनरुद्धार का दौर पूरा हो गया। 5 उम्मीदवारों ने पुनः प्रतियोगिता में प्रवेश किया और कुल 280 योद्धा अगले दौर में पहुंचे, जहां वे शीर्ष 140 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। 3 दिन बाद मैच जारी रहे। शेष प्रतियोगियों में से केवल 1/3 ही प्रथम एलिमिनेशन राउंड में शीर्ष 10 उम्मीदवारों में से थे। मैच कठिन और चुनौतीपूर्ण होता जा रहा था। दूसरे राजकुमार, तीसरे राजकुमार, जी हाओचेन, स्ट्रेची और अन्य प्रतिभाओं को अंततः उत्पीड़न की भावना का अनुभव हुआ। यह अन्य प्रतिभाओं द्वारा दिया गया दबाव था। यहां तक कि यू किकियाओ, तू शियाओबा, सु जियान चेन और वालमोंट जैसी देर से उभरी प्रतिभाएं भी शीर्ष 280 में शामिल थीं। वे शक्तिशाली थे और राजकुमारों और ड्यूकडम के लड़ाकों के लिए खतरा थे। जहां तक वांग टेन का सवाल है, वह शांत रहा। ये प्रतियोगी उसके आत्मविश्वास को डगमगाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसी तरह क्राउन प्रिंस भी शांत रहे। उन्होंने एक बार भी अपनी आंखें नहीं खोली और मुकाबलों को देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मुकाबलों में उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। खैर, उसके पास ऐसा करने के लिए पूंजी थी। अपनी योग्यता को देखते हुए उसे उनके द्वंद्वों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं थी। वे पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे। उन्होंने अन्यत्र भी महान एवं शक्तिशाली प्रतिभाओं से मुलाकात की थी। वे ही लोग थे जिन पर उन्हें ध्यान देना चाहिए था। बेशक कुछ उम्मीदवार ध्यान देने लायक थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी मैदान में कदम नहीं रखा था। मैच जारी रहे, लेकिन वांग टेंग का नाम अभी तक सामने नहीं आया था। बाद वाले की इच्छा थी कि वह पाकर परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ जा सके। उनमें से केवल 3 ही बचे थे, नंबर 3, स्ट्रैची और लैंडन। उनमें से कोई भी काम करेगा, बशर्ते वह पाकर में से एक हो। हालांकि जितना अधिक वह कुछ चाहता था, उतना ही वह नहीं होता था। तीनों योद्धा अन्य विरोधियों के साथ अखाड़े में प्रवेश करते हैं। नंबर 3 ने राहत की सांस ली। ग्लेड्स को कुचलकर मार डालने का दृश्य उसे बार बार सता रहा था। यह दृश्य एक भयावह सपने की तरह था जो उसकी याददाश्त से कभी नहीं मिटता था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर उसकी मुलाकात वांग टेंग से हुई तो उसके साथ क्या होगा। वह व्यक्ति हार नहीं मान सकता था क्योंकि उसका परिवार उसे बिना लड़े हार मानने की इजाजत नहीं देता था। यह अपमानजनक होता। हालांकि अगर वह लड़ता, तो वह अपने दुश्मन के मुखों के सामने बहुत असहाय हो जाता। सौभाग्य से उस दौर में उनका सामना वांग टेंग से नहीं हुआ। यह उनके सामने आने वाली उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में सचमुच किस्मत का खेल था। योद्धा अखाड़े में प्रवेश कर गए और भयंकर युद्ध करने लगे। लू जिंग का मुकाबला सु जियानचेन से हुआ और वह हार गई। वह आगे नहीं बढ़ सकी। सेना के अन्य 3 उम्मीदवार भी प्रतियोगिता छोड़ चुके थे। जहां तक वैट की बात है, इस बार उसका प्रतिद्वंद्वी युआन होंग था। यह एक और त्रासदी थी। स्वाभाविक रूप से वह उस विशेषज्ञ के बराबर नहीं था और हार गया, तथा एक बार फिर उसे बाहर कर दिया गया। मोटा आदमी दयनीय है। उसे एक ऐसे बोझ का सामना करना पड़ा जो वह वहन नहीं कर सकता था। उसके सभी प्रतिद्वंद्वी मजबूत थे, इसलिए उसे तीनों मैचों में बाहर कर दिया गया। बेचारा, उसे पहले ही 3 बार रिवाइवल राउंड में संघर्ष करना पड़ा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे आश्चर्य है, क्या वह इस बार पुनरुद्धार दौर से बाहर निकल पाएगा। ये तीसरी बार है। अगर वह सफल हो गया, तो मैं उसे मोटा भगवान की उपाधि दूंगा। हाँ, मोटा भगवान, ये कैसा नाम है। उसे गॉड भी क्यों नहीं कहते। भगवान एक और व्यक्ति है। वे दोनों साधारण दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे अद्भुत हैं। मुझे उम्मीद है कि मोटा आदमी और भी चमत्कार कर सकेगा। फैक्टी, शुभकामनाएं। अल्पविराम। वांग टेंग ने अपना नाम प्रकाश क्षेत्र पर प्रदर्शित होने के लिए तीसरे दिन तक इंतजार किया। वांग टेंग बनाम बर्कशायर। भीड़ प्रतीक्षा करते करते बेचैन हो रही थी। उनका नाम देखकर सभी उत्साहित हो गए। वांग टेंग। अंत में, यह आसान नहीं है। उसे बुलाने में 3 दिन लग गए। वांग टेंग ने पिछले मैच में सिर्फ एक मुक्का मारा था। मैं इसका मजा ले भी नहीं पाया था कि यह खत्म हो गया। वांग टेंग बहुत ताकतवर है। कमजोर प्रतिभागियों को वह सिर्फ परेशान करता है। अल्पविराम। सभी ने प्रकाश क्षेत्र पर नाम देखे, लेकिन अधिकांश युवा नायक के नाम से आकर्षित हुए, क्योंकि वह बहुत लोकप्रिय था। उन्होंने दूसरे साथी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। हालांकि जल्द ही लोगों को पता चल गया कि दावेदार कौन था। बर्कशायर। ये बर्कशायर है। वह वही है जिसने जोन 6 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अरे वाह, अच्छी मुलाकात हुई। अरे नहीं, मुझे चिंता हो रही है। ये पहली बार है कि प्रथम स्थान विजेता युद्ध क्षेत्र में मिलेंगे। बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है कि यह मैच अब तक का सबसे रोमांचक मैच होगा। चलो, जल्दी करो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। अल्पविराम। बर्कशायर को पहचानते ही दर्शकों की भावनाएं फिर से बढ़ गईं।
वांग टेंग बहुत शक्तिशाली था, साधारण योद्धा उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। यदि बर्कशायर जोन 6 में प्रथम स्थान पर होता तो चीजें अलग हो सकती थी। बर्कशायर ने पहले एलिमिनेशन मुकाबले के दौरान व्यापक ध्यान आकर्षित किया। उनका प्रदर्शन शानदार था, वह जोन 1 के शीर्ष 10 प्रतिभाओं से किसी भी तरह से कमजोर नहीं थे। सभी दल उस पर ध्यान दे रहे थे। ऐसी प्रतिभा को शामिल करना जरूरी था। कई लोगों ने प्रतिभा की पृष्ठभूमि की जांच की और पाया कि वह जायंट रॉक से आया था, जो ग्रेट कियान साम्राज्य के अंतर्गत एक छोटी आकाशगंगा थी। जायंट रॉक जाति एक शक्तिशाली अस्तित्व थी जो वहां पनपी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, इस जाति का पृथ्वी बल नक्षत्र के साथ बहुत अधिक संबंध था। उनके विशाल शरीर चट्टान के समूहों की तरह थे, कुछ वयस्क होने पर 7 या 8 मीटर लंबे हो गए, बिल्कुल छोटे दिग्गजों की तरह। बर्कशायर उनमें से एक था। विशालकाय रॉक जाति का एक सदस्य जिसके पास असाधारण प्रतिभा थी। उनका ग्रह, जिसे जायंट रॉक भी कहा जाता था, विशाल और भूरे रंग का था, तथा उस पर उनकी प्रजाति की एक बड़ी आबादी रहती थी। उसी ग्रह पर विशाल चट्टानों से बने एक बड़े हॉल में उम्मीदवार के कुछ रिश्तेदार स्क्रीन पर नजर गड़ाए हुए थे। दृश्य हास्यपूर्ण था। यह एक छोटे से सिनेमाघर में दिग्गजों के समूह जैसा था। बर्कशायर, ये बर्कशायर है, उनमें से एक ने अचानक चिल्लाया। क्या ये बच्चा महान कियान साम्राज्य की किसी अन्य प्रतिभा से लड़ने जा रहा है? एक चट्टानी ब्रह्मांड मंच योद्धा ने एक विशाल पत्थर की कुर्सी पर बैठे हुए कहा, जैसे ही उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। हाँ, सर केलॉग, बर्कशायर का प्रतिद्वंद्वी वांग टेंग नामक एक सुपर टैलेंट है। एक स्वर्ग मंच योद्धा ने समझाया, फिर एक गंभीर स्वर में कहा, वांग टेंग साम्राज्य की सेना का एक बेहद शक्तिशाली योद्धा है। मुझे डर है कि बर्कशायर को कड़ी टक्कर मिलेगी। हा, बर्कशायर हमारी जाति का सबसे प्रतिभाशाली योद्धा है। चाहे प्रतिद्वंद्वी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह उसे अवश्य हरा पाएगा। केलॉग ने शान से हंसते हुए कहा। यह सही है। बर्कशायर एक ऐसी प्रतिभा है जो कई हजार सालों में सिर्फ एक बार ही सामने आती है। उससे उम्मीद की जाती है कि वह शाश्वत स्तर पर पहुंचेगा। वह निश्चित रूप से शीर्ष पर आएगा। अन्य चट्टानी विशेषज्ञों की आंखों में दृढ़ संकल्प दिखा। लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर बर्कशायर के प्रशंसकों की अचानक भीड़ उमड़ पड़ी। वे सभी जायंट रॉक जाति के मार्शल योद्धा थे। बर्कशायर विजयी होगा। अल्पविराम। रॉक रेस के अनगिनत योद्धाओं ने बर्कशायर का नाम चिल्लाकर उसका उत्साहवर्धन किया। उनके लिए यह सर्वोच्च स्तर का सम्मान था कि उनकी तरह का कोई व्यक्ति प्रतिभाओं की लीग में भाग ले। पूरी जायंट रॉक जाति को उस पर गर्व था। यह जाति का गौरव और सम्मान था। यही बात सू जियानचेन पर भी लागू होती है। उसे तियान लुओ साम्राज्य के विशेषज्ञों का समर्थन प्राप्त था क्योंकि वह उनमें से एक था। वह प्रतियोगिता में जितना आगे बढ़ता, योद्धा उतने ही गौरवान्वित होते। भविष्य में उन्हें सू जियानचेन की तरह ही तियान लुओ साम्राज्य से उभरी प्रतिभाओं के रूप में याद किया जाएगा। ये वही था। अब बर्कशायर युद्ध में जायंट रॉक जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा था। जहां तक वांग टेंग का सवाल है, उसके समर्थक ज्यादा थे। साम्राज्य में बहुत से लोग उसका समर्थन कर रहे थे। साम्राज्य की सेना के सभी योद्धा भी उसका समर्थन कर रहे थे। यहां तक कि आकाशगंगा में दूर स्थित पृथ्वी ग्रह से आए लोग भी उनका समर्थन कर रहे थे। वे जाने पहचाने चेहरे अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देख रहे थे, अपने हीरो को देख रहे थे। बस इतना था कि पृथ्वी की आबादी महान कियान साम्राज्य की तुलना में बहुत छोटी थी। यह एक छोटे से जल निकाय की तुलना महासागर से करने जैसा था, पहला तुरंत बाद वाले में डूब सकता था। इस तरह के दृश्य के लिए अभी बहुत जल्दी थी, लेकिन वांग टेंग और बर्कशायर के बीच द्वंद्व को लेकर हर कोई उत्साहित था। वांग टेंग धीरे से उठे और चले गए। युवराज ने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। दूसरे राजकुमार और अन्य लोग भी युवा नायक की ओर देखने लगे। दूसरी तरफ बर्कशायर बहुत ज्यादा उग्र था। वह पत्थर के मंच पर पैर पटकते हुए एक तोप के गोले की तरह आसमान में उछला, जिससे बहुत तेज धमाका हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। पत्थर के मंच का कोना तुरंत ढह गया। हा, बर्कशायर की हंसी आसमान में गूंज उठी। वह पहले से ही वांग टेंग के सामने था। वह उस बड़े आदमी को देखकर अवाक रह गया। यह तो बस एक प्रतियोगिता है। वह किस बात पर हंस रहा है? बहुत ही हास्यास्पद है। क्या आपको एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी से मिलते समय खुश नहीं होना चाहिए? बर्कशायर दोनों हाथों में एक बड़ी गदा पकड़े हुए था, उसकी आंखों में उत्साह दिख रहा था। उफ, मुझे डर है कि बाद में तुम इतने खुश नहीं रहोगे, वांग टेंग ने कहा। चट्टानी आदमी को कोई परेशानी नहीं हुई। उसने जोश से जवाब दिया, हे, मुझे तुम्हारे जैसे आत्मविश्वासी प्रतिद्वंद्वी पसंद है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। धमाका। जैसे ही ये शब्द सुने गए, बर्कशायर ने एक कदम बढ़ाया और उसके पैरों के नीचे की हवा फट गई, जिससे एक जोरदार विस्फोट हुआ।
जैसे ही वह युवा नायक की ओर बढ़ा, उसका विशाल शरीर प्रकाश की एक किरण में बदल गया। उसकी गदाओं से एक मिट्टी जैसी पीली रोशनी निकली। उसने प्रतिद्वंद्वी के सिर पर वार करने का लक्ष्य बनाया। वांग टेंग ने शांति से अपना सिर उठाया, उसकी आंखें स्थिर थीं। बर्कशायर की तुलना में उसका शरीर थोड़ा दुबला लग रहा था। फिर उसने हमले का विरोध करने के लिए भयानक ताकत के साथ मुट्ठियां फड़फड़ाईं। धमाका, विस्फोट की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। दोनों आकृतियां रुकने से पहले 1 दर्जन मीटर तक पीछे की ओर उड़ती रहीं। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। सैन्य प्रतिभा अपनी नंगी मुट्ठियों से गदाओं का सामना करने में सक्षम थी। इसके अलावा दोनों पक्ष बराबरी पर दिख रहे थे। कोई भी दूसरे को दबा नहीं सकता था। फिर भी हर कोई यह बता सकता था कि वांग टेंग को बढ़त हासिल थी। वह किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। शक्तिशाली, एट नोबल एट दुर्जय, यही वह एहसास था जो युवा नायक हर किसी को दे रहा था। यह उस समय की तुलना में अधिक मजबूत और तीव्र भावना थी, जब उसने ग्लेड्स को मुक्का मारकर हराया था। यह अतुलनीय था। हालांकि वांग टेंग का पतला फिगर और बर्कशायर का विशाल शरीर एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। दोनों आकाश में एक दूसरे को घूर रहे थे। चट्टानी आदमी की लड़ने की इच्छाशक्ति और भी तीव्र हो गई। वह अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत को महसूस कर सकता था। वह नंगी मुट्ठियों से उसके हमले का जवाब देने वाला पहला व्यक्ति था। धमाका, दोनों पक्ष पुनः सक्रिय हो गए और प्रकाश की टकराती हुई लकीरों में बदल गए। बर्कशायर की गदाएं बेतहाशा घूम रही थीं और मानव को दबाने के लिए विशाल पीले गदा क्लोन छायाएं बना रही थीं। वांग टेंग ने फिर आसमान में मुट्ठी की चमक छोड़ी। 5 तत्वों वाली मुट्ठियों ने गदा की छाया को चकनाचूर कर दिया। कई लोगों ने आश्चर्य से कहा, यह एक शक्तिशाली मुट्ठी तकनीक है। युवा नायक द्वारा निष्पादित दुर्जय चाल को देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। रुको, वह एक पृथ्वी बल तकनीक थी। वांग टेंग के पास भी पृथ्वी बल है। पृथ्वी बल, वह कितने बलों का उपयोग कर सकता है? क्या किसी ने गिनती रखी है? यह पागलपन है। पानी, लकड़ी, आग, धरती, हवा और बिजली, ये 6 तो पहले से ही हैं। हे भगवान, यह अविश्वसनीय है। किसी के पास इतने सारे अलग अलग प्रकार के बल कैसे हो सकते हैं? क्या ये राक्षसों के बीच पौराणिक राक्षस है? वांग टेंग सचमुच एक अकल्पनीय राक्षस है। तुमसे बड़ा हूं। कई लोग आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि वांग टेंग ने बर्कशायर से लड़ने के लिए पृथ्वी बल को छोड़ दिया। दूसरे राजकुमार, जी हाओ चेन, स्ट्रैची और कई अन्य लोगों की आंखों में विभिन्न भावनाएं चमक उठी। लिंग कियानेक्स्यू, गोंट, युआन होंग और सूजियान चेन आश्चर्यचकित थे। नक्षत्र पृथ्वी बल, इस आदमी ने पहले ही 5 तरह की ताकत का इस्तेमाल किया था और अब वह एक और बिल्कुल अलग तरह की ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। वह किस तरह का राक्षस है? पहले तो उन्होंने सोचा कि 5 ही सीमा है, लेकिन फिर वांग टेंग ने अपनी छठी शक्ति का प्रदर्शन किया। वह खेती कैसे करता है? कुछ दूरी पर वेड ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और खुद से बुदबुदाया, विकृत। स्ट्रैची को अपने पूर्वज द्वारा दिया गया आदेश याद आ गया। उसे बताया गया था कि वांग टेंग एक दुर्लभ प्रतिभा है, उसे बहुत सावधान रहना होगा। 6 अलग अलग बल तत्व और एक असाधारण प्रतिभा। युवा नायक की प्राकृतिक प्रतिभा ने लोगों को ईर्ष्या से ग्रस्त कर दिया। यहां तक कि शक्तिशाली स्ट्रैची, जिसे पाकर का समर्थन प्राप्त था और जिसके पास शक्तिशाली ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक था, भी अपने दिल में दबी ईर्ष्या को नियंत्रित रखने में असमर्थ था। उनका पालन पोषण एक ग्रैंड ड्यूकेडम वंश द्वारा हुआ था, और फिर भी एक पिछड़े ग्रह से आया एक साधारण नागरिक उनसे अधिक प्रतिभाशाली था। एड्स बाय पब फ्यूचर। बूम बूम बूम, वांग टेंग और बर्कशायर के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिससे आकाश में भयंकर विस्फोट हुए। उनकी चालों से उत्पन्न प्रभाव पूरे भूभाग में फैल गए। दोनों पक्ष युद्ध के लिए अपनी पृथ्वी शक्ति का उपयोग कर रहे थे। मिश्रित प्रभाव ने आसपास की हवा को भारी कर दिया, जिससे युद्ध का मैदान अत्यधिक भारी लगने लगा। यह एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तरह था। जो कोई भी इस क्षेत्र में कदम रखेगा उसे निर्दयतापूर्वक कुचल दिया जाएगा। वांग टेंग का शरीर बहुत मजबूत है, किसी ने अविश्वास में कहा। वांग टेंग बर्कशायर के साथ क्रूर बल का प्रयोग करते हुए लड़ रहा था, फिर भी वह किसी भी नुकसान में नहीं था। हर कोई जानता था कि उस चट्टानी व्यक्ति का शरीर कितना मजबूत था। ये समझ में नहीं आता था कि वांग टेंग का भौतिक शरीर भी उतना ही मजबूत हो। वह मांसपेशियों वाला नहीं है। वह इतना शक्तिशाली क्यों है? वांग टेंग ने हमेशा यह आभास दिया था कि वह एक ऐसा योद्धा है जो कौशल और ज्ञान पर जोर देता है। लेकिन अंत में यह इसके विपरीत हुआ। उसका भौतिक शरीर एक टैंक था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पर गदा से प्रहार करने का लक्ष्य बनाया, लेकिन तभी वे अलग हो गए और पुनः पीछे की ओर चले गए। धमाका, हर प्रतिद्वंद्वी को कुछ 100 मीटर पीछे खदेड़ दिया गया। बर्कशायर ने भारी सांस लेते हुए कहा, तुम एक योग्य प्रतिद्वंद्वी हो।
अगर मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा। वांग टेंग ने अपना शरीर फैलाया और शांति से जवाब दिया, कृपया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे लिए यह मजेदार नहीं होगा। बर्कशायर अवाक रह गया, उसे लगा कि वह व्यक्ति बहुत ज्यादा दिखावा कर रहा है। फिर भी उसे कोई आपत्ति नहीं थी। जब कोई शक्तिशाली योद्धा ऐसा कह रहा हो तो इसे दिखावा नहीं माना जा सकता। यह तो उच्च कोटि का व्यवहार था। वह वांग टेंग को एक दुर्जय विशेषज्ञ मानते थे। धमाका। चट्टानी योद्धा के शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उसके चारों ओर प्रकाश की पीली लड़ियां घूम रही थीं, जो उसके शरीर पर बनी चट्टानों पर रहस्यमय पैटर्न बना रही थीं, जैसे कि दुनिया की उत्पत्ति की नक्काशी युद्ध के ब्लेड पर उकेरी गई हो। धमाका। जैसे जैसे ये पैटर्न बर्कशायर के अंगों में फैलते गए, वह लंबा होता गया। उसके शरीर के भीतर से भयंकर आवाजें आने लगी, जो किसी भयानक जंगली जानवर के क्रोध के समान थी। वह पहले से ही 8 मीटर लंबा था। विकास की गति ने उसे लगभग 50 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने दिया, जिससे वह हर मायने में एक असली विशालकाय बन गया। फिर उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा। उनकी युद्ध गदाएं भी उनके बड़े आकार के अनुरूप विस्तारित हो गईं। ये सामान्य बात थी। पूरे ब्रह्मांड में अधिकांश धातु पदार्थ फैल और सिकुड़ सकते थे। इसने एक लोहार के असाधारण कौशल के साथ विभिन्न अद्वितीय हथियारों को बनाने का मौका दिया। जैसे जैसे ये कुंद हथियार बड़े होते गए, वैसे वैसे ये और भी डरावने होते गए। इनका वजन ही दिव्य योद्धा की शक्तिशाली शक्ति को ध्यान में न रखते हुए एक छोटी पहाड़ी को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त था। हौंफना। दर्शकों ने ठंडी हवा के झोंके लिए। वे उस भयानक राक्षस को देखकर स्तब्ध रह गए। वह क्या है? क्या ये बर्कशायर की प्रतिभा है? एड्स बाय पब फ्यूचर। रूपांतरण। एक विशालकाय शरीर। मुझे कभी नहीं पता था कि जायंट रॉक की दौड़ दिग्गजों में बदल सकती है। गदाएं बहुत बड़ी हैं। अगर वह मेरे सामने होता तो मैं शायद अपनी पैंट में पेशाब कर देता। क्या तुमने पेशाब किया? हाँ। क्या ये सचमुच कोई दिव्य योद्धा है? वह बहुत शक्तिशाली है। अल्पविराम। विशालकाय चट्टान ग्रह पर ब्रह्मांड के भगवान केलॉग हंसे। बर्कशायर की विशालकाय चट्टान प्रतिभा जाग उठी है। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वांग टेंग का शरीर मजबूत है, लेकिन एक बार जब वह अपनी विशालकाय रॉक प्रतिभा का प्रदर्शन करेगा तो वह बर्कशायर का मुकाबला नहीं कर सकेगा, एक स्वर्ग के स्वामी ने कहा। यह सही है, बर्कशायर जीतेगा और अगले दौर में प्रवेश करेगा, वहां उपस्थित योद्धाओं में से एक ने कहा। बैटल प्लेनेट के बाहर कैवेंडिश परिवार के अंतरिक्ष यान पर डीक्यू की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। उसने बुदबुदाया, बर्कशायर की प्रतिभा कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है। अखाड़े में वापस आकर वांग टेंग ने ऊपर देखने के लिए अपनी भौहों पर हाथ रखा। वाह, इतना लंबा! वह बहुत बड़ा है। उसके मुंह से विस्मयसूचक शब्द निकले। सब लोग, क्यों उसकी हरकतें मुझे अवाक कर देती हैं। क्या आपको उसकी ताकत देखकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए? लंबा और विशाल से आपका क्या मतलब है? वांग टेंग। बर्कशायर की आवाज गरजने जैसी थी, जिससे वांग टेंग के कान के पर्दे कांप उठे। ये बहरा कर देने वाला था, मैं तुमसे बड़ा हूं। 2। क्या? वांग टेंग ने पूछा। बर्कशायर एक पल के लिए रुका। फिर उसने कहा, अभी भी समय है कि तुम हार मान लो। बड़े का मतलब मजबूत नहीं होता, धरतीवासी ने शांति से उत्तर दिया। अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। बर्कशायर की आवाज गूंज उठी। उसने हाथ हिलाया और विशालकाय गदा जमीन पर गिर पड़ी। धमाका। गदा के चारों ओर की हवा संकुचित हो गई, जिससे अंतरिक्ष विकृत हो गया और कान फाड़ देने वाली ध्वनियां निकलने लगी। वांग टेंग ने बचने के लिए दौड़ लगाई। उसने हमले का इंतजार नहीं किया। हालांकि जब वह दूसरे स्थान पर दिखाई दिया, तो पहली विशाल गदा पहले ही बाईं ओर मुड़ चुकी थी, और तुरंत ही उसी भयावह गति के साथ उसकी ओर बढ़ी। चट्टानी लड़ाकू विशालकाय था, लेकिन उसके आकार से उसकी चाल पर कोई असर नहीं पड़ा। उसकी चाल में कोई सुस्ती या कठोरता नहीं थी, वह चुस्त और तेज बना रहा। वांग टेंग इस भावना से परिचित थे, क्योंकि उसने कई बार इसका अनुभव किया था। एक बार विशालकाय में तब्दील हो जाने के बाद, बर्कशायर प्रकृति की एक शक्ति की तरह था, शुद्ध शक्ति और ताकत का एक प्राणी। हर हमला एक दिव्य योद्धा को भारी रूप से घायल करने में सक्षम था। इसलिए हमारा हीरो भी उसका सीधा सामना नहीं करेगा। तुम क्यों चकमा दे रहे हो? आओ और मुझसे लड़ो, आओ। बर्कशायर हिंसा के लिए तड़प रहे एक विशालकाय की तरह दहाड़ा। लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर कोलाहल मच गया। क्या वांग टेंग हारने वाला है? मुझे ऐसा नहीं लगता। बर्कशायर ताकतवर हो सकता है, लेकिन क्या वह ग्रेट लाइटनिंग मॉन्स्टर से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है? लेकिन वांग टेंग सिर्फ चकमा दे रहा है। वह शायद डर गया है क्योंकि उसने अभी तक जवाबी हमला नहीं किया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है।
वांग टेंग अपने प्रतिद्वंद्वी का सीधे सामना करने के बजाय उससे बच रहा है। बर्कशायर को हराना मुश्किल होगा जब तक कि वह उसी चीज से प्रयास न करे जिसका इस्तेमाल उसने ग्रेट लाइटनिंग मॉन्स्टर को हराने के लिए किया था। आप इस चाल को आसानी से अंजाम नहीं दे सकते। यह शायद वांग टेंग की बहुत सारी ऊर्जा को खत्म कर देगा। अल्पविराम। इस पर कई तरह की चर्चाएं और अटकलें लगाई जाने लगी। दर्शकों को युवा नायक के बारे में चिंता होने लगी। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली विशालकाय क्या होता है, वांग टेंग ने मन ही मन कहा। उसकी आंखों के सामने एक अस्पष्ट नजर चमक उठी। चुंबकीय सार का हृदय सक्रिय करें। वांग टेंग आसमान में उड़ गया। उसके चारों ओर एक अजीब सी हलचल फैल गई। धमाका। जमीन कांपने लगी और उसमें दरारें पड़ने लगी। धरती फट गई, मानो कोई नीचे से उस पर हथौड़ा मार रहा हो। जमीन के टुकड़े टूटकर आसमान में उठ गए। वांग टेंग उन टूटी चट्टानों के बीच तैर रहा था। यह क्या है? सभी लोग अचंभित थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, या धरतीवासी क्या करना चाहता है। यहां तक कि बर्कशायर भी वहीं रुक गया और अपने प्रतिद्वंद्वी को सतर्कता से देखने लगा। क्या वह कोई अंतिम युद्ध तकनीक अपना रहा है? ये यहाँ है, ये यहाँ है। डीक्यू की आंखें चमक उठी। मुझे ये चाल याद है। उन्हें वह कदम याद आया जो युवा अधिकारी ने रक्षा गृह संख्या 4 पर उठाया था। वांग टेंग उस समय सिर्फ एक ग्रही अवस्था योद्धा था, लेकिन उसकी तकनीक पहले से ही बहुत शक्तिशाली थी। उसने कई शैतान राजाओं और यहां तक कि कुछ निम्न स्तरीय शैतान सम्राटों को भी मार डाला। युवा नायक पहले ही दिव्य अवस्था तक पहुंच चुका था। अब उसका ये कदम कितना शक्तिशाली होगा। धमाका। सबकी निगाहों के सामने जमीन से निकले हुए पत्थर वांग टेंग की ओर उड़े और उसके चारों ओर इकट्ठा होकर तुरंत एक गोल गेंद का रूप ले लिया। बर्कशायर ने आंखें सिकोड़ ली, मानो उसने कुछ अविश्वसनीय देख लिया हो। जब सभी लोग हैरान थे तभी गोल गेंद बदलने लगी। उस गोले से 4 मोटे पत्थर के खंभे निकले, जो एक जोड़ी विशाल भुजाओं और 2 विशाल पैरों में बदल गए, जो शरीर को सहारा देने के लिए पर्याप्त मजबूत थे। गोल कोर भी बदल गया और मानव की तरह पतला और सुडौल हो गया। धमाका। एक और धमाका हुआ। पत्थर के कोर से एक पत्थर का सिर बाहर निकला। यह एक कोणीय चेहरा था। दोनों आंखों के गड्ढों में मिट्टी जैसी पीली रोशनी चमक उठी। चट्टानी विशालकाय ने अपना सिर नीचे किया और बर्कशायर की ओर देखा। यह दूसरा विशालकाय जानवर 100 मीटर ऊंचा था। इसकी तुलना में बर्कशायर एक बच्चे जैसा था। बर्कशायर का दिल अविश्वास से भर गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। वापस जायंट रॉक ग्रह पर टकराना। ब्रह्मांड के भगवान केलॉग उछल पड़े, उनका पत्थर का सिंहासन चकनाचूर हो गया। उन्होंने अपनी नजर स्क्रीन पर मौजूद विशालकाय चट्टान पर गड़ा दी। समान, ये बहुत समान है। उसके आसपास मौजूद चट्टान विशेषज्ञ स्तब्ध थे और उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। युद्ध ग्रह के बाहर कई जोड़ी आंखें हाल ही में प्रकट हुए विशालकाय चट्टान को घूर रही थी। उनके दिमाग में एक विचार तैर रहा था। वह क्या है? वे बर्कशायर को विशालकाय रूप में देखकर अचंभित रह गए। फिर भी वांग टेंग के परिवर्तन ने उनके होश उड़ा दिए। एक सामान्य व्यक्ति कैसे चट्टानों को इकट्ठा करके उस विशाल पत्थर के शरीर का निर्माण कर सकता है? यह अविश्वसनीय था। किस प्रकार की प्रतिभा उसे ऐसा करने की अनुमति देगी? अखाड़े में मानव उम्मीदवार की आवाज चट्टानी दानव के सिर से नीचे उतरती हुई चारों ओर गूंज उठी और भीड़ को बहरा कर दिया। मैं तुमसे बड़ा हूं, बर्कशायर। क्या आपने नहीं कहा था कि बड़ा का मतलब मजबूत नहीं होता? वांग टेंग ने आगे कहा, आओ मेरी ताकत का स्वाद चखो। बर्कशायर का चेहरा बदल गया। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। उसकी गदाओं के चारों ओर एक भयानक बल की चमक इकट्ठा होने लगी। वांग टेंग ने अपने विशालकाय पत्थर को नियंत्रित किया और अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर दौड़ पड़े। धमाका। जब विशालकाय चट्टान ने जमीन पर कदम रखा तो जमीन जोर से हिलने लगी। यह विशालकाय जानवर अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा और पलक झपकते ही बर्कशायर के सामने पहुंच गया। आओ, उसने दहाड़ते हुए अपनी युद्ध गदाएं फेंकी। एट नोबलबन एट। वांग टेंग ने चट्टान के विशालकाय को नियंत्रित किया और मुंह के मारे पृथ्वी बल उन्हें कवर कर रहा था। प्रत्यक्ष क्रूर धमाका। युवा नायक के घूंसे जब बर्कशायर के गदाओं से टकराए तो गगनभेदी विस्फोटों की आवाज गूंज उठी। झनकार। एक स्पष्ट धातु की ध्वनि गूंजी जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए और उनके दांत दुखने लगे। चट्टानी प्रतिद्वंद्वी ने एक अलग ही भाव दिखाया। वह लगभग अपनी पकड़ खो बैठा, मुश्किल से अपने गदाओं को बाहर उड़ने से रोक पाया। अरे बाप रे, मैं कभी भी वांग टेंग के मुकों का सामना नहीं कर पाऊंगा। ये क्रूर है। मैं पहली बार ऐसी लड़ाई देख रहा हूं। मैं घुटनों के बल बैठकर अपने माता पिता के साथ प्रसारण देख रहा हूं।
अल्पविराम। मानव नायक ने आगे बढ़ते हुए एक विशाल हाथ से अपने प्रतिद्वंद्वी की बांह पकड़ी और उसे हवा में उठा लिया। फिर उसने उसे जोर से जमीन पर फेंक दिया। बर्कशायर को लगा कि उसकी दुनिया घूम गई है, इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता। फिर वह जमीन से टकराया। धमाका। जमीन हिल रही थी और उछल रही थी, जबकि उनके आसपास की हवा पत्थरों के टूटने और पीसने से भरी हुई थी। हवा में धूल भर गई थी, दम घोंटने वाला बादल 3 मीटर ऊंचा था। बर्कशायर ने आखिरकार प्रतिक्रिया की और पागलों की तरह संघर्ष करना शुरू कर दिया। उसने अपने पैरों से चट्टान के विशालकाय हिस्से पर लात मारी। सामान्यतः व्यक्ति जितना लंबा होता है, उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र उतना ही ऊंचा होता है। चट्टानी आदमी को यह बात पता थी, इसलिए वह चट्टानी विशालकाय को लात मारकर गिराना चाहता था। इस तरह वह मुक्त हो सकता था। हालांकि वांग टेंग ने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था। वह उछला और अपने घुटनों को थोड़ा मोड़कर बर्कशायर की किक से बचने लगा। फिर उसने बर्कशायर के पेट पर हमला किया। छींटे। उस आदमी की आंखें बाहर निकल आई और उसने खून की उल्टी भी की। उसे बहुत दर्द महसूस हुआ। हमारे हीरो ने गति का इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंद्वी के पैरों को पकड़ लिया। उसने अपनी बाहें घुमाई और बिना रुके दूसरे को जमीन पर पटकना जारी रखा। बूम बूम बूम। लगातार तेज धमाके हो रहे थे। बर्कशायर ने प्रतिरोध करने की सारी क्षमता खो दी थी, वह सभी धमाकों से चकित था। यह दृश्य बहुत ही दुखद था। 100 मीटर लंबे विशालकाय व्यक्ति को एक बड़े विशालकाय व्यक्ति ने पैरों से पकड़ लिया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। इससे देखने वालों की रूह कांप उठी। कुछ समय बाद बर्कशायर दर्द बर्दाश्त नहीं कर सका और अपने सामान्य आकार में वापस आ गया। वह जमीन पर लेट गया और अपने जीवन पर सवाल उठाने लगा। मौन। घटनास्थल पर मौजूद योद्धाओं सहित दर्शकों में मौजूद सभी लोग एकदम चुप थे। ये खत्म हो गया है। सभी लोग स्क्रीन की ओर देखते रहे। कुछ लोग अभी भी अचंभित थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। बर्कशायर अभी भी वांग टेंग द्वारा कुचले जाने के बाद स्तब्ध था। उसके पास प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं था। उनकी लड़ाई असाधारण रूप से सरल लग रही थी। एट नोबल बन एट। हाँ, ये सही है। सरल। हालांकि वे लड़ रहे थे, लेकिन ये कोई शानदार बात नहीं थी। हालांकि एक अलग तरह का सदमा था। मैच का परिणाम प्रकाश क्षेत्र पर दिखाई दिया। वांग टेंग जीता। सभी लोग अचानक अपनी स्तब्धता से बाहर आए और बकबक करने लगे। बर्कशायर थोड़ा दयनीय है। ऐसा लगता है कि वह अपना होश खो बैठा है। वांग टेंग की लड़ने की शैली हमेशा आश्चर्यजनक होती है। जब आप सोच रहे थे कि वह ग्रेट लाइटनिंग मॉन्स्टर के खिलाफ इस्तेमाल की गई चाल से जवाब देने जा रहा है, तो उसने एक और चाल चली। क्या सभी लोग मेरी तरह हैरान हैं? क्या किसी को पता है कि वांग टेंग द्वारा इस्तेमाल किया गया रॉक जायंट एक प्रतिभा है या युद्ध तकनीक? मैं ये सीखना चाहता हूँ। मुझे लगता है यह एक युद्ध तकनीक है। किसी मनुष्य में ऐसी अनोखी प्रतिभा कैसे हो सकती है? क्या आप में से किसी ने ये देखा कि उसका विशालकाय पत्थर बर्कशायर के विशालकाय पत्थर से काफी मिलता जुलता था? अब जब आपने इसका उल्लेख किया है, तो वे वास्तव में समान दिखते हैं। उनका आकार और रूप अलग हो सकता है, लेकिन वे दोनों चट्टानों से बने थे। आपने बहुत अच्छा सारांश दिया है। मुझे करना ही होगा। मैं जीविका के लिए इस तरह के काम करता हूँ। किस तरह की चीजें? ओह, मैं एक प्राथमिक विद्यालय का छात्र हूँ। क्या? शिक्षक हमेशा मुझसे माफीनामा लिखने को कहते हैं। वे हमेशा मुझे मेरी गलतियों का सारांश बताने के लिए परेशान करते हैं। चलो, इस बारे में बात करने का ये सही समय नहीं है। चाहे तकनीक हो या प्रतिभा, उनमें कुछ समानताएं हैं। क्या ऐसा हो सकता है? ये हो सकता है। क्या ये हो सकता है कि वे संबंधित हो? मौन। कुछ लोगों का मानना था कि वांग टेंग का चट्टानी विशालकाय रूप और बर्कशायर का विशालकाय रूप समान थे, और वे इस बात पर विचार कर रहे थे कि क्या उनका मूल एक ही है। बेशक ये सब मजाक में ही हुआ। ज्यादातर लोगों ने अनुमान लगाया कि उनके पास एक जैसी तकनीकें हैं। आखिरकार ब्रह्मांड में कई समान कौशल हैं। हालांकि समान कदमों के आपस में टकराने की संभावना बहुत कम थी। दूसरे राजकुमार जी हाओचेन और बाकी लोग वांग टेंग को अजीब नजरों से देख रहे थे जब वह पत्थर के मंच पर वापस लौटा। हर कोई मेरी ओर क्यों देख रहा है? वांग टेंग को थोड़ा असहज महसूस हुआ और उसने अपनी भौं उठाई। दूसरे राजकुमार ने अजीब तरह से खांसते हुए कुछ देर हिचकिचाने के बाद पूछा, खांसी, क्या ये कोई युद्ध तकनीक थी? जी हाओचेन, सॉयर और अन्य लोगों ने भी देखा। स्ट्रैची, तीसरे राजकुमार, जिन तियानकुन, जो युवा पृथ्वीवासी के साथ करीबी संबंध में नहीं थे, ने नहीं देखा, बल्कि चुपके से सुनने की कोशिश की। उस विशालकाय चट्टान ने उन्हें चकित कर दिया। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि बर्कशायर को इस तरह घुमाया जाएगा और बेतहाशा पीटा जाएगा।
ये शर्मनाक और दर्दनाक था। वे इस बारे में सोच रहे थे कि अगर उनका सामना वांग टेंग से हुआ तो वे उस विशालकाय चट्टान से कैसे निपटेंगे। कुछ कुछ ऐसा ही है, युवा नायक ने उत्तर दिया। टिमोथी ने कहा, क्या ऐसी कोई युद्ध तकनीक है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ब्रह्मांड बहुत विशाल है। वांग टेंग हंसा। वह ये नहीं कह सकता था कि उसे ये किसी प्राचीन जाति से मिला है। दूसरे राजकुमार ने बिना किसी हिचकिचाहट के आश्चर्य से पूछा, वैसे आपके पास कितनी सेनाएं हैं? अनुमान लगाओ, नायक ने मुस्कुराते हुए कहा। यदि आप अनिच्छुक हैं तो आपको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे राजकुमार ने अपना सिर हिलाया। स्ट्रैची और अन्य लोग निराश हो गए। उन्हें उनके सवालों के जवाब नहीं मिले। वांग टेंग इस बारे में चुप रहे। दूसरी तरफ बर्कशायर कांपता हुआ खड़ा हो गया। उसे अभी भी चक्कर आ रहा था और उसने परेशान नजरों से वांग टेंग की तरफ देखा। वह वास्तव में अपने विशालकाय रॉक प्रतिभा का उपयोग करने के बाद हार गया। और उसने ऐसा दयनीय ढंग से किया। उसे पैरों से पकड़कर जमीन पर पटक दिया गया। अगर उसे छवि की परवाह होती तो वह शर्मिंदगी से खुद को अलग कर लेता। फिर भी पूरी जायंट रॉक जाति ने उनसे उम्मीदें लगा रखी थी। ऐसी हार से कई लोग निराश होंगे। चट्टानी विशेषज्ञ ने तारों भरे आकाश की ओर देखा, उस दिशा में जहां उसका ग्रह था। उनकी जाति के योद्धा निराश थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बर्कशायर हार जाएगा। हालांकि वे समझ सकते थे, वांग टेंग बहुत शक्तिशाली था। एक मानव योद्धा वास्तव में इतनी बड़ी चट्टान बना सकता है और अपने चैंपियन को जमीन पर पटक सकता है। जायंट रॉक ग्रह पर केलॉग ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। हालांकि उसकी आंखों में एक सार्थक भाव था, क्योंकि वह कुछ सोच रहा था। वांग टेंग बैठ गया और उसने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसकी ओर देख रहा है। उन्होंने पहले ही उसे वह सम्मान दे दिया था जो एक प्रतिद्वंद्वी को मिलना चाहिए, केवल उसे हराने के लिए सही मात्रा में ताकत का प्रयोग किया था। इतना काफी था। चट्टानी व्यक्ति ने कुछ विशेष बुलबुले गिराए, जिन्हें हमारे नायक ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से एकत्र किया। तारामंडल बल पृथ्वी तारांकन 8500। अर्थ अल्टिमा 2000। विशाल रॉक प्रतिभा 1600। अल्पविराम। विशेषता बुलबुले उसके शरीर में विलीन हो गए और पूरी तरह से अवशोषित हो गए। विशाल रॉक प्रतिभा। वांग टेंग की आंखें चमक उठी, लेकिन वह बहुत आश्चर्यचकित नहीं था। ये गुण उसके चुंबकीय सार के हृदय से भी निम्नतर था, यहां तक कि झोंग्यान के हृदय से भी तुलना करने पर जो उसे शुरू में प्राप्त हुआ था। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि नया अधिग्रहण हॉट ऑफ झोंग्यान का एक कमजोर संस्करण था। शुद्ध तलवार 2। क्या जायंट रॉक और झोंग्यान जातियों के बीच कोई संबंध है? वांग टेंग के मन में कई विचार आए, लेकिन उसने इस पर ज्यादा देर तक विचार नहीं किया। आखिरकार इसकी कोई जरूरत नहीं थी और यह उसे चिंतित भी नहीं करता था। फिर उन्होंने इस विचार को ठंडे बस्ते में डाल दिया। वह थोड़ा निराश हुआ क्योंकि वहां कुछ खास नहीं था। उसके पास केवल एक ही विकल्प था कि वह बाकी मैच देखे। अल्पविराम। वांग टेंग और बर्कशायर की लड़ाई समाप्त होने के बाद बाकी प्रतिभागियों के साथ प्रतियोगिता जारी रही। शीघ्र ही शीर्ष 140 के लिए लड़ाई समाप्त हो गई, जिसके बाद पुनरुद्धार दौर हुआ। केवल 2 लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला। एक बार फिर यह एक लड़ाई रॉयल सेटिंग के साथ तय किया जाएगा। अंत में वेड सभी की उम्मीदों पर खरा उतरा और अगले दौर में पहुंच गया। यह सचमुच दिलचस्प था। कोई नहीं जानता था कि उसने ये कैसे किया। वह बहुत ही लचीला था। वह बार बार बाहर होने के बाद भी रिवाइवल राउंड से बाहर निकलने में कामयाब रहा। वह एक अविनाशी कॉकरोच की तरह था। दूसरा बर्कशायर था। इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं थी। चट्टानी आदमी वास्तव में मजबूत था। अगर वह वांग टेंग से नहीं मिला होता तो उसे बाहर नहीं किया जा सकता था। इसके बाद शीर्ष 71 के लिए मुकाबला था। चून की प्रतियोगिता अपने अंतिम चरण में पहुंच रही थी, इसलिए आवंटित रिकवरी समय को 5 दिन से घटाकर 3 दिन कर दिया गया। भले ही वे घायल हो जाएं, फिर भी उन्हें भाग लेना होगा। 3 दिन बाद प्रतिभागी तैयार थे और प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। मैच 2 दिनों में विभाजित होंगे और इनमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस बिंदु के बाद से ये संभावना थी कि जो लोग जोन के शीर्ष 10 स्थानों में पहुंच गए थे, वे बाहर हो जाएंगे। पहले मैच के लिए प्रतिभागियों के अवतार और नाम प्रकाश क्षेत्र पर दिखाई दिए। युआन होंग बनाम सू जियानचेन। एड्स बाय पब फ्यूचर। युआन होंग। सबसे पहले युआन होंग का नाम सामने आया और उनके प्रतिद्वंद्वी लोकप्रिय सू जियानचेन थे। तियान लुओ साम्राज्य। सम्राट ने आंखें सिकोड़कर प्रकाश क्षेत्र में उपस्थित प्रतिभागियों की ओर देखा। उनमें कुछ आश्चर्य स्पष्ट था। युआन होंग जोन 4 में पहले स्थान पर था और प्रसिद्धि उससे पहले थी। वह बेहद शक्तिशाली था। क्या सू जियानचेन जीत पाएगा? ये निश्चित रूप से एक भयंकर और तीव्र लड़ाई होगी। सभी लोग उत्साहित हो गए और चर्चाएं शुरू हो गईं।
जोन 1 के पत्थर के मंच पर द्वितीय राजकुमार जी हाओ चेन, स्ट्रैची और अन्य लोग अखाड़े की ओर देख रहे थे। वे दोनों प्रतिभागी थे जिन पर उनका ध्यान था। सु जियानचेन तियान लुओ सम्राट का निजी शिष्य था, जो वास्तव में एक शाश्वत मंच योद्धा था। ऐसे शक्तिशाली गुरु की नजर में आने के लिए उस युवक की क्षमता असाधारण होनी चाहिए थी। एक शाश्वत मंच योद्धा के संरक्षण ने निश्चित रूप से उसे अत्यंत शक्तिशाली बनने में मदद की। जरूरी नहीं कि वह शाही परिवार के राजकुमारों या आर्चड्यूकडम की प्रतिभाओं से कमजोर हो। दूसरी ओर युआन होंग भी एक शाश्वत मंच योद्धा का शिष्य था, लेकिन वह वानर जाति से था। उनके गुरु की जाति की जनसंख्या महान कियान साम्राज्य में काफी बड़ी थी। हमेशा उनमें से कुछ लोग ऐसे होते थे जो अनंत साधना स्तर तक पहुंचने के लिए भाग्यशाली होते थे। युआन होंग के शिक्षक साम्राज्य के भीतर एक गृह क्षेत्र पर शासन करते थे। तभी युआन होंग और सु जियानचेन एक साथ आकाश में उड़े और दूर से एक दूसरे को घूरने लगे। वह एक मोटा, भूरे बालों से ढका हुआ युवक था। वह खतरनाक युद्ध कवच पहने हुए था और उसकी पीठ के पीछे एक बड़ी युद्ध कुल्हाड़ी लगी हुई थी। वह भूरे रंग के परिधान में था तथा उसके हाथ में एक साधारण तलवार थी। दिखने में उसमें कोई विशेष बात नहीं थी। वांग टेंग ने मैदान की ओर दिलचस्पी से देखा, उम्मीद करते हुए कि वे उसे निराश नहीं करेंगे। मैच शुरू हुआ। धमाका, एक जोरदार आवाज हुई और युआन होंग अपनी कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ा और अपने प्रतिद्वंद्वी पर वार करने लगा। खनक, एट नोबल बन एट एड्स बाय पब फ्यूचर। जब सु जियानचेन ने अपनी तलवार निकाली और काटने की क्रिया की तो एक तीखी आवाज सुनाई दी। धमाका, तलवार की चमक और कुल्हाड़ी में टकराव हुआ, जिससे विस्फोट हुआ। एक महान लड़ाई शुरू हुई। वे आकाश में लगातार भिड़ रहे थे, जबकि भयानक बल प्रभाव उनके आसपास की ओर बढ़ रहे थे। युआन होंग एक धातु तत्व योद्धा था और उसके युद्ध कुल्हाड़े से सुनहरी चमक निकलती थी। उसके प्रत्येक वार में एक शक्तिशाली अल्टीमा होता था। सु जियानचेन भी एक धातु तत्व योद्धा था। उसकी तलवार शानदार ढंग से चमकती थी, जिससे उसके चारों ओर अनगिनत तलवारों की चमक निकलती थी। उनमें अल्टीमा शक्ति भी समाहित थी। हर वार शक्तिशाली था। कई लोग चिल्लाए, ये धातु तत्व योद्धाओं के बीच लड़ाई है। ऐसी लड़ाई बहुत दुर्लभ थी। उनके संघर्षों से उनके मेटल अल्टीमा की क्षमता का पता चलना तय था। यह उन विशेषज्ञों के बीच मुकाबला था जिन्हें मेटल अल्टीमेट्स के बारे में गहन ज्ञान था। और यह सिर्फ इतना ही नहीं था। कई लड़ाके जो इसी तत्व का उपयोग करते थे, वे अपनी लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करते थे और उनसे प्रेरणा प्राप्त करने की आशा करते थे। तीसरा राजकुमार भी धातु तत्व तलवारबाज था। उसने सु जियानचेन को घूर कर देखा, क्योंकि वह उसे बहुत गंभीरता से लेता था। उसे उम्मीद थी कि वह उस मुकाबले में बात की असली ताकत देख सकेगा। धमाका, दोनों पक्षों के हमले एक ही समय में समाप्त हो गए तथा दोनों लड़ाके पीछे हट गए। मानव की तलवार तिरछी होकर जमीन की ओर मुड़ी और एक शक्तिशाली तलवार अल्टीमा फूट पड़ी, जिसने दर्शकों को चौंका दिया। प्राइमेट योद्धा की अभिव्यक्ति गंभीर थी, लेकिन वह अचानक मुस्कुराया। उसके युद्ध कुल्हाड़ी से एक शक्तिशाली आभा निकलने लगी। ये भावना खतरनाक थी। दूसरे राजकुमार ने लड़ाई देखी और टिप्पणी की, युआन होंग में एक मजबूत दुर्भावनापूर्ण आभा है। जी हाओ चेन ने अपना सिर हिलाया। मुझे आश्चर्य है कि इसे विकसित करने के लिए उसने कितने लोगों और स्टार बीस्ट को मारा होगा। इन शक्तिशाली लोगों के शिष्य हमसे अलग तरीके से प्रशिक्षण और साधना करते हैं। ये कहना मुश्किल है कि कौन अधिक शक्तिशाली है, लेकिन वे निश्चित रूप से हमसे अधिक परेशान करने वाले हैं। वांग टेंग ने जम्हाई और अपनी भौहें ऊपर उठाई। अभी भी सब ठीक है। यह आभा इतनी डरावनी नहीं है। टिमोथी ने वांग टेंग की ओर देखा और कहा, यह काफी डरावना नहीं है। हम में से किसी में भी इतनी दुर्भावनापूर्ण आभा नहीं है। कोई भी कई लोगों को मारे बिना इस स्तर तक नहीं पहुंच सकता। युआन होंग बहुत शक्तिशाली है। किसी दिन तुम्हारी जुबान टेढ़ी हो सकती है, स्ट्रैची ने व्यंग्य किया। वांग टेंग ने उसकी तरफ देखा। जब सभी को लगा कि वह जवाब देने वाला है, तो उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और उसे चेक किया। अच्छा हुआ कि मेरी जीभ अभी भी ठीक है। स्ट्रैची अचंभित रह गया। सभी लोग युवा नायक को देखकर भौंचक के रह गए। उसका दिमाग कैसे काम करता है? वह ऐसा शर्मनाक काम क्यों करेगा? दूसरे राजकुमार और अन्य लोग उसकी ओर देखना भी सहन नहीं कर सके। स्ट्रैची अपने शत्रु से और कुछ कहने की जहमत नहीं उठा सका, इसलिए वह माचिस की तीली की ओर देखने लगा। लड़ाई अपने चरम पर थी। युआन होंग के युद्ध कुल्हाड़ी से एक भयावह आभा पैदा हुई थी। हालांकि यह धातु बल द्वारा निर्मित थी, लेकिन यह एक काले दुर्भावनापूर्ण आभा से आच्छादित थी। यह सिर्फ एक साधारण धातु अल्टीमा नहीं थी। सु जियानचेन की तलवार से सुनहरी चमक निकल रही थी। यह तेज और शुद्ध थी। वहां और कुछ नहीं था, केवल वह तलवार थी। अचानक दोनों ने एक साथ हमला कर दिया।
युआन होंग की कुल्हाड़ी आकाश में घूम रही थी, उसकी सुनहरी चमक दुर्भावनापूर्ण आभा के साथ आगे की ओर बढ़ रही थी। केवल आभा ही किसी व्यक्ति की इच्छाशक्ति को प्रभावित करने में सक्षम थी, जिसके कारण अन्य व्यक्ति असीम भय के दायरे में चले जाते थे, अपना मानसिक संतुलन खो देते थे, जिससे वे पुनः लड़ने में असमर्थ हो जाते थे। हालांकि सु जियानचेन ऐसा कुछ नहीं था, उसका दिल तलवारों पर टिका हुआ था। उसने 20 साल से ज्यादा समय तक तलवार चलाने का अभ्यास किया था और उसका दिमाग स्थिर था। वह अशुभ ऊर्जा से विचलित नहीं होता। धमाका! तलवार फट गई और आसमान में केवल एक भयावह चमक रह गई। तलवार की चमक ने दुर्भावनापूर्ण आभा को चीर दिया और शक्तिशाली कुल्हाड़ी की चमक से टकराए। क्रैक! एक तीखी आवाज सुनाई दी। कुल्हाड़ी की चमक पर दरारें पड़ गईं, इससे पहले कि वह टूटकर बिखर जाए। तलवार की रोशनी सीधे युआन होंग के शरीर पर जा गिरी। अगर युआन होंग ने युद्ध कवच का इस्तेमाल न किया होता तो वह विकलांग हो जाता। फिर भी तलवार की चमक ने उसके युद्ध कवच को चीर दिया, जिससे उसकी छाती पर गहरा घाव हो गया। उसके शरीर से बड़ी मात्रा में खून बह निकला। युआन होंग ने अपने घाव की ओर देखा और कहा, मैं हार स्वीकार करता हूं। उसके चेहरे पर कड़वाहट के भाव थे। सु जियानचेन ने अपनी तलवार रख ली और जाने के लिए मुड़ गया। अरे बाप रे! युआन होंग हार गया। वह वास्तव में हार गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि देर से उभरने वाली सु जियानचेन युआन होंग से ज्यादा मजबूत होगी। यह अविश्वसनीय है। सु जियानचेन की तलवार बहुत शक्तिशाली है। ये बहुत शुद्ध थी। मैं अचानक अपनी तलवारबाजी की कला का अभ्यास फिर से करना चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? मैंने 300 साल तक साधना की है और फिर भी मैं सु जियानचेन जितना शुद्ध नहीं हूँ। मैं तो कचरा हूँ। क्या सु जियानचेन के पास तलवार है? और तलवार की एकता एक आदर्श स्थिति थी। यद्यपि इस पर विश्वास करना कठिन था, परंतु ऐसी स्थिति भयावह थी। इसके अलावा वहां पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम थी। यह तलवार चेतना या तलवार अल्टिमा और डोमेन से अलग था। यह एक व्यक्ति के शरीर और मन की खेती थी। कई तलवारबाज अपनी तलवारों का इस्तेमाल और नियंत्रण सिर्फ लोगों को मारने के लिए करते थे। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जो अलग तरह से पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी तलवारों को अपने शरीर का ही हिस्सा माना, ठीक वैसे ही जैसे अंग। उन्होंने कभी भी उनसे अलग होने की कोशिश नहीं की। दर्शकों ने इस आदर्श स्थिति को सु जियानचेन द्वारा उदाहरण के रूप में देखा। कुछ दुर्जय योद्धा चौंक गए, उन्होंने उत्सुकता से उसका आंकलन किया। इस युवक में बड़ी प्रतिभा है, शाश्वत मंच योद्धाओं में से एक ने कहा। बहुत से योद्धा इस प्रशंसा से आश्चर्यचकित थे, और वह भी एक शाश्वत मंच योद्धा से जिसके पास तलवार चलाने की प्रतिभा भी थी। ये बात एक बात साबित हुई। शाश्वत मंच योद्धा शायद ही कभी बोलते थे, खासकर तब जब उनका उस व्यक्ति से कोई संबंध न हो। हालांकि युवक की तलवार चलाने की प्रतिभा इतनी प्रभावशाली थी कि शक्तिशाली विशेषज्ञ खुद को रोक नहीं सका। तियान लुओ साम्राज्य के सम्राट हंसे। उन्होंने अपने शिष्य की ओर संतोष से देखा। महाराज, बधाई हो, उनके साथ आए ब्रह्मांड मंच के योद्धाओं ने एक के बाद एक कहा। सैन्य युद्ध किले के बारे में जनरल फू जिंगलान ने टिप्पणी की, वह वास्तव में आश्चर्यजनक है। जनरल हबकुक ने सहमति जताते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सु जियानचेन की तलवारबाजी इतनी मजबूत होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। शाही परिवार के अंतरिक्ष यान पर शासक परिवार का मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आश्चर्यचकित था। एक मध्यम स्तरीय सभ्यता में इतनी महान प्रतिभा का उदय। वास्तव में एक सच्चे नायक का मूल्यांकन उसकी पृष्ठभूमि से कभी नहीं किया जा सकता। फिर उसे वांग टेन की याद आई, लेकिन वह युवा तलवारबाज भी अद्भुत था। क्या वह वांग टेन का मुकाबला कर पाएगा? उसके बगल में बैठे ब्रह्मांड मंच के बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह युवक प्रतिभाशाली है, लेकिन इसकी तुलना क्राउन प्रिंस से नहीं की जा सकती। सीनियर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी नजर में तिरस्कार भरा हुआ था। ये बूढ़े लोग अपने पक्षपात और अहंकार में अंधे हो चुके हैं, दूसरों की प्रतिभाओं पर कभी ध्यान ही नहीं देते। ऊपर निश्चित क्षेत्रों के पत्थर के प्लेटफार्मों पर शीर्ष 10 प्रतिभाओं में से कई भी सु जियानचेन की क्षमता से चकित थे। वे एक दूसरे को घबराहट में घूर रहे थे। यहां तक कि क्राउन प्रिंस भी हैरान था। ग्रे रंग के तलवारबाज ने उसे महान कियान साम्राज्य के बाहर मिले प्रतिभाशाली लोगों की याद दिला दी। महान कियान साम्राज्य में अभी भी कई आश्चर्य की बातें हैं। वापस आना सार्थक था। तीसरे राजकुमार की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, उसे लगा कि उसकी तलवार का क्षेत्र सु जियानचेन से कम था। खैर, कम से कम उसे तो पता था कि वह अपनी तलवार के बल पर एक नहीं हो सकता। यह अस्वीकार्य था। आखिरकार शाही परिवार के बुजुर्गों ने एक समय में उनकी तलवारबाजी की प्रतिभा की प्रशंसा की थी, क्योंकि उन्होंने कम उम्र में ही अपने क्षेत्र को संभाल लिया था। वह अपनी पीढ़ी के प्रतिभाशाली युवाओं में से एक उत्कृष्ट युवा थे।
और फिर भी उसे एक मध्यम स्तरीय सभ्यता के योद्धा ने हरा दिया। वह इसे कैसे सहन कर सकता था? उसकी निगाहों में प्रतिस्पर्धा की भावना थी। वह युवा तलवारबाज को हराना चाहता था और उसकी प्रतिष्ठा को अपने कदम के पत्थर के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। दूसरे राजकुमार जी हाओचेन और स्ट्रैची अचंभित रह गए। वे ग्रे रंग के योद्धा को अब और अधिक महत्व देने लगे। अब वे उसे नीची नजर से नहीं देखते थे। हालांकि वे यह मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने पहले भी सू जियानचेन को कमतर आंका था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि वह वास्तव में एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था। एड्स बाय पब फ्यूचर। सू जियानचेन और युआन होंग मैदान से बाहर चले गए। उनकी लड़ाई सू जियानचेन की जीत के साथ समाप्त हुई। तियान लुओ साम्राज्य में जयकारे गूंज उठे। सभी योद्धा युवा तलवारबाज का नाम चिल्ला रहे थे। सू जियानचेन, सू जियानचेन, सू जियानचेन। अल्पविराम। उनके साम्राज्य के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने एक अन्य शीर्ष स्तरीय प्रतिभा को पराजित कर दिया था और प्रतिभाओं की लीग में अधिक लोकप्रियता हासिल कर ली थी, जिससे उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा था। वांग टेंग ये लड़ाई देखकर आश्चर्यचकित रह गया। सू जियानचेन शक्तिशाली था, इसलिए उसकी प्रतिभा शीर्ष स्तर की रही होगी। युआन होंग भी काफी मजबूत थे, अपने आप में एक दुर्लभ प्रतिभा। उन्होंने जो विशेषता बुलबुले गिराए हैं वे अच्छे हैं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त किया और मध्य हवा में तैर रहे विशेष बुलबुले को उठा लिया। नक्षत्र बल धातु तारांकन 10200। मेटल अल्टिमा तारांकन 2800। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्वर्ग क्षेत्र ज्ञानोदय 3500। दिव्य क्षेत्र आत्मा 4200। दिव्य स्तर धातु प्रतिभा 1800। नक्षत्र बल धातु तारांकन 13800। मेटल अल्टिमा तारांकन 3200। स्वर्ग क्षेत्र ज्ञानोदय 4100। दिव्य क्षेत्र आत्मा 5600। दिव्य स्तर तलवार प्रतिभा 2600। दिव्य स्तर धातु प्रतिभा 2300। मनुष्य और तलवार की एकता 1000। अल्पविराम। वांग टेंग एकत्रित किए गए विशेषता बुलबुले की संख्या देखकर आश्चर्यचकित थे। बल और अल्टिमा बुलबुले सामान्य थे, क्योंकि कोई भी योद्धा उन्हें गिरा सकता था। सू जियानचेन और युआन होंग कोई अपवाद नहीं थे। हालांकि उनके बुलबुले का आकार बड़ा हो गया, जिससे युवा नायक की धातु शक्ति सघन हो गई। दिव्य अवस्था के पूर्ण 9वें स्तर पर पहुंचने के बाद उसने और अधिक बल विशेषताएं अर्जित करना जारी रखा, जिससे उसकी शक्तियां सघन और अधिक परिष्कृत हो गईं। अन्य मार्शल योद्धाओं की तुलना में उनका बल रिजर्व संभवतः 10 गुना बड़ा था, शायद इससे भी अधिक। भले ही उसके पास केवल एक ही बल हो, फिर भी वह कई प्रतिभाओं को कुचल सकता है। एट नोबल एट। बेशक क्राउन प्रिंस और सू जियानचेन जैसी प्रतिभाएं एक अलग कहानी थी, उनके साथ सामान्य योद्धाओं की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता था। युवा नायक को उन्हें हराने के लिए कुछ अंतिम चालें चलने की आवश्यकता होगी। उन्हें परम गुणों की एक बड़ी मात्रा भी प्राप्त हुई, जिससे उन्हें उन गुणों में ज्ञान प्राप्त हुआ जो उनके पास थे और अधिक गहरे हो गए। ये समझ में आता है, क्योंकि उन्होंने कई बार ऐसा ज्ञान प्राप्त किया, जबकि अन्य इसे केवल एक बार ही प्राप्त कर पाते हैं। टेंग भाग्यशाली था, उसे खुद पर दबाव डालने की जरूरत नहीं पड़ी और उसे सिर्फ विशेषताएं एकत्रित करने की जरूरत थी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह पागल हो सकता था। कौन बिना किसी कारण के एक ही परम ज्ञान को कई बार प्राप्त कर सकता है? अगला था दिव्य क्षेत्र की आत्मा। लगातार आत्मिक गुणों को आत्मसात करने के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत अधिक थी, जो एक अदम्य अवस्था की ओर बढ़ रही थी। उन्होंने कुछ स्वर्गीय ज्ञान भी प्राप्त किया था, जिससे उन्हें अपने सम्राट स्तरीय गुण को बढ़ाने में मदद मिली। प्रतिभाओं की लीग के सभी प्रतिभागी प्रतिभाशाली थे। उनमें से कई की ज्ञान प्राप्ति स्वर्ग तक पहुंच गई थी, जिससे युवा नायक की उपलब्धियां आसमान छू रही थी। आत्मज्ञान 62,500 बटा 2 लाख स्वर्गीय क्षेत्र। वांग टेंग ने आश्चर्य से अपने गुण बोर्ड को देखा। उसका ज्ञानोदय 60,000 के आंकड़े को पार कर गया था। अगर वह इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो वह जल्द ही ब्रह्मांड के दायरे में पहुंच जाएगा। वह इस संभावना से बहुत खुश था, जबकि वह अन्य विशेषताओं को देखता रहा। मुख्य आकर्षण वे दो प्रतिभाएं थीं जो वांग टेंग में पहले नहीं थी। दिव्य स्तर धातु प्रतिभा, दिव्य स्तर तलवार प्रतिभा। वह क्षण भर के लिए अभिभूत हो गया। इन सभी योद्धाओं में दिव्य स्तर की प्रतिभाएं हैं। ऐसा लगता है जैसे वे स्वतंत्र हैं। भव्य प्रतियोगिता से पहले उनकी प्रतिभा केवल शाही स्तर की थी। उनकी तुलना किसी भी तरह से नहीं की जा सकती थी। अंतर बहुत बड़ा था। सौभाग्य से वह अपनी इस कमी को पूरा करने में सफल रहा। अब उसकी प्रतिभा और भी मजबूत हो गई थी। लगभग कोई भी प्रतियोगी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने बदलाव महसूस किया, क्योंकि दिव्य स्तर की प्रतिभाओं की नई जोड़ी उसके शरीर में समा गई।
धातु बल और तलवारबाजी के बारे में उसकी समझ गहरी हो गई। यह एक सूक्ष्म अनुभूति थी। उसका ज्ञान तो नहीं बढ़ा, हालांकि अतीत की कुछ बातें स्पष्ट हो गईं। ये किताब पढ़ने जैसा था। कुछ हिस्से अस्पष्ट हो सकते थे, लेकिन दोबारा पढ़ने पर उनका अर्थ समझ में आ जाता था। प्रतिभाओं को निखारने की यही अच्छी बात थी। दिव्य स्तर धातु प्रतिभा 4100 बटा 50,000। दिव्य स्तर तलवार प्रतिभा 2600 बटा 50,000। उन्होंने अपने आंकड़ों पर गौर किया और पाया कि उनकी दिव्य स्तर की धातु प्रतिभा में काफी सुधार हुआ है। ये दिलचस्प है। सु जियानचेन और युआन होंग की धातु प्रतिभा दिव्य स्तर पर थी, और वे इस पहलू में समान रूप से मेल खाते थे। हालांकि पूर्व की तलवार की प्रतिभा भी दिव्य स्तर तक पहुंच गई थी, और इसलिए उसे गहरी समझ थी। वह युआन होंग से ऊपर दूसरे स्तर पर था। किसी के पास 2 दिव्य स्तर की प्रतिभाएं होना अत्यंत दुर्लभ था। हमारे हीरो ने लिंग यांगक्सु और लिंग कियानेक्सु पर नजर डाली। उनके पास भी 2 दिव्य स्तर की प्रतिभाएं थीं। जिस बात ने उसे आश्चर्यचकित किया वह था अंतिम विशेषता बुलबुला, मनुष्य और तलवार की एकता। जब गुण बुलबुला उसके शरीर में समा गया तो वांग टेन का शरीर कांप उठा। उसे अपने अंदर एक बड़ा बदलाव महसूस हुआ। उसके दिमाग में तुरंत एक छवि उभरी। जब वह खेती करता, खाता और सोता था, तो एक व्यक्ति अपनी तलवार के साथ रहता था। न तो उसने तलवार छोड़ी, न ही तलवार ने उसे छोड़ा। दिन ब दिन, साल दर साल तलवार स्वतंत्र रूप से चलती रही, पूर्णता की पराकाष्ठा को प्राप्त करती रही। वह अचानक आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया। हाथ में तलवार थी, पर हृदय में तलवार नहीं थी। व्यक्ति और तलवार की कोई अवधारणा नहीं थी। व्यक्ति और तलवार एक दूसरे से अविभाज्य हो गए। वांग टेंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में तलवार की चमक चमक उठी, जो पलक झपकते ही गायब हो गई। एट नोबलबन एट। तीसरा राजकुमार मुड़ा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। फिर उसने दूसरी तरफ देखा। युवराज ने प्रतिद्वंद्वी धरतीवासी की ओर देखा और थोड़ा भौहें सिकुड़ी। वह थोड़ा उलझन में था। वे वांग टेंग के बहुत करीब थे, इसलिए भले ही तलवार की चेतना सूक्ष्म थी, वे इसे महसूस कर सकते थे। हालांकि वे ये समझ पाने में असमर्थ थे कि क्या हुआ था, इसलिए उन्होंने इसे एक भ्रम मान लिया। मनुष्य और तलवार की एकता। वांग टेंग की नजर अजीब थी, और उसका हाव भाव विचित्र। ऐसे ही, फिर लोगों को मुझे फोन करना होगा। उसने अपना सिर हिलाया और उस बेतुके विचार को एक तरफ रख दिया। फिर उसने अगले मैच को देखने के लिए युद्ध के मैदान की ओर देखा। शीर्ष 71 के लिए मुकाबला बहुत ही कड़ा था। आप पहले मुकाबले से ही अंदाजा लगा सकते थे, जब सु जियानचेन और युआन होंग आमने सामने थे। एक बार उनका मैच समाप्त हो जाने के बाद, अपने चुने हुए क्षेत्रों में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले अन्य योद्धाओं को बुलाया जाना जारी रहा। 5वें राजकुमार का सामना लिंग कियानेक्सु से हुआ। वह जानता था कि वह कितनी शक्तिशाली थी, उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। हालांकि एक महान कुलीन व्यक्ति होने के नाते, वह कायरतापूर्ण दिखावा नहीं कर सकता था। उसे आगे बढ़ना था। अचानक उसे कुछ याद आया और वह मुस्कुरा दिया। मैंने तुम्हें खोज लिया है। तुम बर्फ परी ग्रह की परी हो। 5वें राजकुमार ने आवाज संचरण के माध्यम से कहा। लिंग कियानेक्सु की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और वह शांति से अपने प्रतिद्वंद्वी को देख रही थी। मुझे पता है कि तुम्हें इस पीढ़ी के बर्फ परी राजा से शिकायत है। 5वां राजकुमार मुस्कुराया। लिंग कियानेक्सु भाव शून्य रही, लेकिन उसका दिल थोड़ा डगमगा गया। वह कुलीन व्यक्ति उस विषय को उठा रहा था जिसे वह कतई नहीं उठाना चाहती थी। मेरे सामने समर्पण कर दो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, उसने आवाज के माध्यम से अपने इरादे प्रकट करते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक अनजान सी मुस्कान थी। लिंग कियानेक्सु ने उसे बहुत दबाव दिया था, लेकिन अचानक उसे उसके बारे में कुछ विवरण याद आ गए। इससे उसे आत्मविश्वास मिला। वह चुप रही, उसकी निगाहें ठंडी रहीं और उसने प्रस्ताव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। फिर उसने हाथ बढ़ाया और हमला बोल दिया। राजकुमार का आत्मसंतुष्ट चेहरा कठोर हो गया। बेशर्म। परेशान होकर उसने अपनी तलवार से बर्फ की शक्ति की ओर वार किया। दोनों ने मैदान में लड़ाई की। लिंग कियानेक्सु अभी भी उतनी ही सुंदर और ठंडी थी जितनी पहले थी, उसकी बर्फ ने सब कुछ जमा दिया था, और 5वां राजकुमार अपनी युद्ध तकनीक और अल्टिमा का उपयोग करने के बाद भी इससे बचाव करने में असमर्थ था। वह पूरी तरह से परेशान था, अपनी राजसी गरिमा खो चुका था। बर्फ उसके शरीर में घुस गई, वह कांपने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने ऐसा जानबूझकर किया था ताकि उसे कष्ट हो। 5वां राजकुमार इतना क्रोधित था कि वह बोल नहीं पा रहा था। वह उसके सामने कुछ नहीं कर सकता था। अंत में उसके शरीर में बर्फ का एक शंकु घुस गया। चोट गंभीर होने के कारण उसके शरीर से खून बहने लगा। लिंग कियानेक्सु जीत गया, जैसी मेरी देवी से उम्मीद थी। लिंग कियानेक्सु बहुत शक्तिशाली है।
पांचवा राजकुमार भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन वह उसके प्रति इतनी क्रूर क्यों थी? क्या उसे शाही परिवार को नाराज करने का डर नहीं है? ये सही है, वह अपने पिछले प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ इतनी क्रूर नहीं थी। उसने पहले भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। क्या पांचवें राजकुमार ने उसे भड़काने के लिए कुछ किया था? मैंने अभी अभी उसकी विकृत आंखें देखी। वह शायद कुछ गलत करने की फिराक में था। हाँ, ये सही है। मैं सोच रहा था कि वह लेन कियानिक्स्यू को इस तरह क्यों देख रहा था। पता चला कि वह घृणित व्यवहार कर रहा था। पांचवा राजकुमार भयानक है। देवी, डरो मत, हम तुम्हारा समर्थन करते हैं। पांचवा राजकुमार भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। हम आपका समर्थन करते हैं, देवी लेंग। अल्पविराम। लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर कई लोग आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने देखा कि कैसे लेन कियानिक्स्यू ने पांचवें राजकुमार को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। आखिर वह शाही परिवार का हिस्सा था। ये वाकई एक प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन कोई भी उसे अपमानित करने को तैयार नहीं था। हालांकि भीड़ को जल्द ही यह अंदाजा हो गया कि उस रईस ने उसे भड़काने के लिए कुछ किया है, अन्यथा वो इतनी क्रूर नहीं होती। फिर भी आभासी ब्रह्मांड के नेटिजन्स के पास एक समृद्ध कल्पना और उत्सुक अवलोकन कौशल था। उन्होंने सही कारण का अनुमान नहीं लगाया, लेकिन यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण बात परिणाम था। यदि पांचवें राजकुमार को पता चला कि उसे विकृत करार दिया गया है, तो संभवतः उसे खून की उल्टी आ जाएगी। बेशक भले ही उसे तुरंत पता न चले, लेकिन जल्द ही उसे पता चल जाएगा। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह स्वयं को स्पष्ट करने में सक्षम नहीं होगा। बर्कशायर को उस दौर में किसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं करना पड़ा और वह आसानी से आगे बढ़ गया। जहां तक वेट का सवाल है, उन्हें एक बार फिर शानदार तरीके से बाहर कर दिया गया। सभी का मानना था कि वह फिर से रिवाइवल राउंड से बाहर नहीं आ पाएगा। आगे बढ़ने के लिए केवल एक योद्धा का चयन किया जा सकता था, और युआन होन खुद इसके लिए संघर्ष करेगा। उसके पास कोई मौका नहीं था। वेट कभी भी युआन होन को हराने में सक्षम नहीं होगा। वांग टेंग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पाकर्स के नंबर 3 ने देखा कि प्रतिभागियों की संख्या कम होती जा रही है, और उसने देखा कि वांग टेंग ने अभी तक मैदान में प्रवेश नहीं किया है। साथी को अभी तक कोई प्रतिद्वंद्वी भी नहीं दिया गया था, जिससे वह अचानक चिंतित हो गया। बहुत बहुत चिंतित। क्या मैं इतना बदकिस्मत हूं? टेंग बनाम माल्थस। हमारा हीरो प्रकाश क्षेत्र पर अपना नाम देखकर आश्चर्यचकित हो गया। माल्थस इक्वल्स पाकर्स का योद्धा नंबर 3। वांग टेंग को उम्मीद थी कि वह पाकर परिवार के किसी योद्धा से मिलेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी इच्छा पूरी होगी। ईमानदारी से उसे लगा कि स्ट्रैची या लैंडन का सामना करने की संभावना अधिक थी। खैर, इससे ये साबित हो गया कि उनकी किस्मत अच्छी थी। युवा पृथ्वीवासी उठा और स्ट्रैची की ओर देखे बिना ही आकाश की ओर उड़ गया। स्ट्रैची का चेहरा बदसूरत हो गया, अशुभ भावना वापस आ गई थी। वह चाहता था कि माल्थस तुरंत हार स्वीकार कर ले, वरना। लेकिन परिणाम चाहे जो भी हो, यह पाकर परिवार के लिए अस्वीकार्य अपमान होगा। धिक्कार है इस वांग टेंग पर। स्ट्रैची ने कभी इतनी निराशा महसूस नहीं की थी। उसे उम्मीद थी कि वह जल्द ही वांग टेंग से मिल सकेगा। उसे बदला लेना था और अपने दुश्मन को व्यक्तिगत रूप से मारना था, भले ही इसके लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़े या उस चीज का इस्तेमाल करना पड़े। जहां तक माल्थस का सवाल है, वह स्तब्ध था। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था, उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया था। वह मानसिक रूप से टूट चुका था। मेरे विचार सच क्यों हुए? उसने बस वांग टेंग के बारे में सोचा और अंततः उसकी उससे मुलाकात हो गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं निष्क्रिय हूं। वह मैच को तुरंत छोड़ना चाहता था क्योंकि उसकी जान ज्यादा महत्वपूर्ण थी। हालांकि वह अपने जीवन के सबसे बड़े अवसर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अंत में वह दांत पीसता हुआ आकाश की ओर भागा। एक चाल, मैं बस एक चाल चलूंगा। एट नोबल एट। वह अपने सबसे शक्तिशाली हमले का उपयोग करके अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेगा और उसके तुरंत बाद हार स्वीकार कर लेगा। यदि वांग टेंग जल्दी ही हार मान लेता तो वह उसे मार नहीं पाता। माल्थस जल्दी से मैदान में पहुंचा और वांग टेंग को घूरने लगा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसके बहुत करीब जाए। ये काले बालों वाला आदमी बेहद खतरनाक है। पाका परिवार का सदस्य होने के नाते उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें किसी से डर लगेगा। तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? उसके प्रतिद्वंद्वी ने पूछा। माल्थस ने वांग टेंग की उपहासपूर्ण मुस्कान देखी, जिससे उसे रीढ़ की हड्डी से लेकर सिर तक ठंडक महसूस हुई। कुछ सेकंड बाद उसे अपनी कायरता पर गुस्सा आया। यह तुम्हारा कोई काम नहीं है, उन्होंने कहा। वांग टेंग को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। उसने इतनी सारी बातें कही कि उसे समझ में नहीं आया कि उसका खंडन कैसे किया जाए। माहौल एकदम शांत हो गया।
एड्स बाय पब फ्यूचर। हे भगवान, पाकर परिवार बहुत बदकिस्मत है। उन्हें थोड़ी राहत दो। उन्हें बार बार वांग टेंग से मिलने मत दो। वे एलिमिनेशन राउंड के दौरान मिले थे और अब वे एरिना में मिले हैं। मुझे संदेह है कि 7 तारकीय अकादमियां वांग टेंग का पक्ष ले रही हैं। पफट, तुम्हारी कल्पना शक्ति बहुत विचित्र है। अकादमियां ऐसे छात्र पर पक्षपात क्यों करेगी जिसे अभी तक प्रवेश नहीं मिला है? यह असंभव है। अगर वांग टेंग को भर्ती भी कर लिया जाता है तो भी वे इतना घटिया कदम नहीं उठाएंगे। इसका मतलब है कि पाकर परिवार बदकिस्मत है। क्या वह माल्थस को मुक्का मारकर मार डालेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। उसके पहले ग्लेड्स था, अगर वह जीत नहीं पाया तो शायद वह हार मान लेगा। कृपया माल्थस को आशीर्वाद दें। मुझे आशा है कि उसकी मौत भयानक नहीं होगी। अल्पविराम। लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर मौजूद दर्शकों ने माल्थस के लिए एक पल का मौन रखा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी किस्मत इतनी खराब कैसे हो गई कि उसे दोबारा वांग टेंग से मिलना पड़ा। क्या उसे भाग्य की देवी ने त्याग दिया है? क्या वह उसे दोबारा जन्म लेने की अनुमति दे रही है? शुरू करो, प्रकाश क्षेत्र से आती हुई आवाज ने कहा। धमाका। एड्स बाय पब फ्यूचर। माल्थस गंभीर हो गया। उसके चारों ओर नीली लपटें फूटने लगी, उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगी और उसकी त्वचा पर ज्वाला के पैटर्न बनने लगे। वांग टेंग उस ज्वाला से परिचित था। यह महासागर वेल ज्वाला थी। ये ग्लेड्स के झुलसाने वाले जानवर की लपटों से भिन्न था। उस आदमी ने एक युद्धक तलवार पकड़ी हुई थी जिसके चारों ओर भयानक नीली लपटें जल रही थीं। जैसे ही उसने वार किया, आग भड़क उठी। मरना। माल्थस का चेहरा घिनौना हो गया। कोई नहीं जानता था कि उसने अपने दिल में डर को कैसे दबाया, या वांग टेंग के प्रति उसकी नफरत ने उसे अपने डर पर काबू पाने में मदद की या नहीं। धमाका। ब्लेड की चमक आसमान को चीरती हुई वांग टेंग की ओर बढ़ी। उसी समय माल्थस हार मानने के लिए तैयार हो रहा था। दूसरी तरफ वांग टेंग सीधे ब्लेड की चमक को घूर रहा था, पहले से ही अनुमान लगा रहा था कि माल्थस क्या करने की योजना बना रहा है। उसके होठों के कोने पर एक शैतानी मुस्कान उभरी। धमाका। बिना किसी चेतावनी के उसने एक कदम आगे बढ़ाया और मुक्का मारा। तारामंडल जल बल ने उसके हाथ के चारों ओर एक भयावह आभासी मुट्ठी बनाने के लिए इकट्ठा किया। उसके भीतर एक नीली शक्ति समाहित थी जिसने मुट्ठी की चमक को और सघन बना दिया। आभासी मुट्ठी उसके सिर के ऊपर मनराती ब्लेड की चमक से टकराए। एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। नीली लौ और मुट्ठी एक दूसरे से टकरा गए। दोनों हवा में ही रुक गए, आगे बढ़ने में असमर्थ। वांग टेंग ने अवसर का लाभ उठाया और अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर दौड़ पड़े, जिससे उनकी परछाई का एक निशान छूट गया। जल्दी, माल्थस की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, वह हार मानने को तैयार था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, एक बैंगनी रंग का बिजली का गोला अचानक उसकी ओर आया, जो वांग टेंग की गति से भी अधिक तेज था। माल्थस बचना चाहता था, लेकिन उसके पास समय नहीं था। पलक झपकते ही बैंगनी बिजली उसके चेहरे पर आ गिरी। टकराना। आकाश में एक धीमी सी आवाज गूंजी। माल्थस बेकाबू होकर पीछे की ओर गिर पड़ा। उसके मुंह से निकलने वाले शब्द पीड़ा की चीख में बदल गए। आपके चेहरे के किस हिस्से पर चोट लगने पर सबसे अधिक दर्द होता है?